हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम डिस्कशन कर रहे हैं सीजीपीएससी सी सेट यानी कि मैथ्स और रीजनिंग में जितने भी 5 साल के सवाल आए हुए हैं उन सब का डिस्कशन हम इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम 2018, 2019 और 2020 ये 3 साल के क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। 2021 का एक वीडियो ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके प्रिपरेशन में कोई बाधा ना आए। 2021 का एक पार्ट हुआ है, आज हम उसके सेकंड पार्ट में लेकर पहुंचे हैं। ठीक है, तो इसके आगे की कहानी हम सवाल से ही समझेंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं सीधे सवाल में और देखते हैं कि आने वाला सवाल किस तरह से होगा, उसको कैसे बनाया जाता है, उसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। आपको पता ही है कि 2021 के जो सवाल है वो ऑलरेडी बहुत कठिन आए हुए थे। इन कंपेरिजन अगर किया जाए 2018, 2019 और 2020, इससे अगर कंपेयर किया जाए तो थोड़ा सा कठिन आया था। तो बहुत ध्यान से, आराम से, फोकस होके इस सवाल को करिएगा ताकि हो सकता है आने वाला जो आपका एग्जाम होने वाला है, यानी कि 2024 में अभी जो पीएससी का एग्जाम होने वाला है, कब होने वाला है, 11 फरवरी को जो होने वाला है, इसमें आपको निश्चित ही बहुत ज्यादा मदद मिलेगी अगर आप ये सवाल करते हैं तो। चलो ध्यान से देखिए सवाल कैसे बनता है। कल हमने 15 तक के सवाल नहीं, 14 तक के सवाल हमने कर लिए थे। आगे हम इसी को कंटिन्यू करते हैं 15 से 16। ठीक है, तो 2 सवाल इस पर बेस्ड है, ध्यान से देखिए क्या है। सवाल नंबर 15 और सवाल नंबर 16 ये दोनों ही बेस्ड रहेंगे इस छोटे से पैराग्राफ के ऊपर। ठीक है, सवाल आपको जो पूछा गया है वो पजल का सवाल है। ठीक है, बोला जा रहा है कि 8 बॉक्सेस है। कितने हैं? 8 बॉक्सेस है जिसको 1 बाय 1 करके लाइन से जमा कर रखा हुआ है। ठीक है, तो अब जमाते हैं बॉक्सेस को, किस तरह से जमाया जाता है बहुत ध्यान से देखिएगा। 8 बॉक्सेस हैं। अरे बाप रे, ये क्या हो गया। देखो 8 बॉक्स है, एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। बॉक्स ए, ध्यान से देखो, अब सवाल चालू हो गया। बॉक्स ए के ऊपर 5 से अधिक बॉक्सेस है। ध्यान से देखो, अगर मैं थोड़ा सा शॉर्ट में अगर लिखना चाहूं तो बॉक्स ए के ऊपर अगर बात किया जाए तो 5 से ज्यादा बॉक्सेस हैं। ठीक है, आगे बॉक्स एफ के ठीक ऊपर और बॉक्स एम के ठीक नीचे है। कहने का मतलब ये है, ये जो के नंबर का जो बॉक्स है ना, ये जो है एफ के ठीक ऊपर आएगा और एम के ठीक नीचे आएगा, यानी कि इन तीनों का सीक्वेंस इस तरह से होना चाहिए था ये बॉक्सेस का। आगे बढ़ते हैं। बॉक्स एफ और बॉक्स डब्ल्यू के बीच 2 बॉक्सेस होना चाहिए। एफ और डब्ल्यू के बीच में 2 बॉक्सेस होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए क्या हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी आपका हो सकता है 2 बॉक्सेस होना चाहिए, तो 1 और 2 बॉक्सेस है, तो हो सकता है कि डब्ल्यू कहां हो, ऊपर हो। एक और चांसेस हो सकता है, क्या हो सकता है एक और चांसेस, कि एफ के नीचे 2 बॉक्सेस हो, 1 और 2, और डब्ल्यू जो है यहां पर हो। ये 2 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। दोनों पॉसिबिलिटीज को लेकर चल रहे हैं, फिर हम लोग फाइनल बनाएंगे। चलिए आगे सवाल देखते हैं। बॉक्स एच जो है बॉक्स डब्ल्यू के ठीक, अरे यार क्या दिक्कत। बॉक्स एच जो है बॉक्स डब्ल्यू के नीचे और बॉक्स क्यू के ऊपर है। ध्यान से अगर देखा जाए तो डब्ल्यू के अगर नीचे डालेंगे तो डब्ल्यू के नीचे कहां जाएगा, वो एफ के नीचे, यहां पर एच आना चाहिए। देखो ध्यान से, एक और चीज आपको ध्यान में रखना है कि एच जो है ना ठीक नीचे करके नहीं बोल रहा है। क्या है? ठीक नीचे करके नहीं बोल रहा है, तो उसके नीचे कहीं पर भी आ सकता है, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे, उसके नीचे ही रहेगा एच। अगर ठीक नीचे बोलता तो ये वाला गलत हो जाता कि डब्ल्यू यहां पर नहीं होता। ठीक नीचे नहीं बोला है तो इसका मतलब डब्ल्यू यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। चेक करते हैं, सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं कि कहां पर आएगा। अगर डब्ल्यू को मैं यहां एज्यूम करूं तो बॉक्स एच कहां आ जाएगा, डब्ल्यू के नीचे। डब्ल्यू के नीचे आ जाएगा एच, सही है, एच आ जाएगा। और बॉक्स क्यू के ऊपर है, एच जो है क्यू के ऊपर है, मतलब क्यू नीचे आ जाएगा। क्यू नीचे आ जाएगा, अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन क्यू नीचे, एक तरह से इमेजिन करें। अगर क्यू नीचे हुआ तो टोटल बॉक्सेस कितने हो जाते हैं, ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बॉक्सेस कंप्लीट हो जाते हैं। 8 बॉक्सेस कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन एक और चीज ध्यान दीजिए कि हमको बोला गया था कि ए के ऊपर कितने बॉक्सेस होना चाहिए, 5 बॉक्सेस होना चाहिए। क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं? क्या ए अगर यहां रखोगे तो 1 2 3 3 ही बॉक्सेस हैं, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अगर मैं ए यहां रखता हूं तो 1 2 3 4, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो बना रहे हैं वो हम गलत बना रहे हैं। ये डब्ल्यू यहां होगा ही नहीं। कहां नहीं होगा? डब्ल्यू नीचे नहीं होगा। डब्ल्यू होगा तो यहीं होगा और कहीं हो ही नहीं सकता है।
तो डब्ल्यू की जगह हमने फिक्स कर दिया, क्या है, डब्ल्यू की जगह हमने फिक्स किया है, ठीक। उसके नीचे एम आ गया, ये भी फिक्स हो गया, के भी फिक्स हो गया, एफ भी फिक्स हो चुका है, ठीक है। अब एच को फिक्स करते हैं। एच क्या बोल रहा है, बॉक्स एच जो है बॉक्स डब्ल्यू के नीचे होगा। तो अगर 1 मिनट के लिए हम एज्यूम कर लें, 1 मिनट के लिए हम एज्यूम कर देते हैं कि अगर एच यहां होगा, अभी सिर्फ एज्यूमिंग चल रहा है, कोई कंफर्मेशन नहीं चल रहा है। अगर एच यहां हुआ, अगर एच यहां हुआ तो क्यू कहां होना चाहिए, क्यू के ऊपर होना चाहिए। एच किसके ऊपर होना चाहिए, क्यू के ऊपर होना चाहिए। तो क्यू कहां होगा, क्यू होगा तो क्यू यहां पर होगा, सही है कि नहीं, क्यू यहां पे होगा, होना चाहिए। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ याद रखना कि ये जो 4 चीजें है यही फिक्स है, ये 2 चीजें फिक्स नहीं हुआ है। आगे बढ़ते सवाल की तरफ। याद रखना कि जो पजल होते हैं ना, जानबूझ के एग्जामिनर आपको जानबूझ के शुरुआती लाइन में ऐसे ऐसे डेटा दे देता है जिसको आप ड्रॉ नहीं कर पाते हो फिक्स तरीके से, वो जानबूझ के करता है। आप जो देखते हो कि जो क्वेश्चन है, पजल का जो क्वेश्चन है, उसके जो नीचे लाइनिंग में जो दिए रहते हैं वो सब फिक्सिंग चीजें दिया रहता है। तो आपको लास्ट में पता चलता है कि फिक्स चीजें क्या क्या हुआ है। तो थोड़ा सा जंप करके आप सवाल को आगे बढ़िए। बॉक्स बी जो बात किया जा रहा है, देखो बॉक्स बी के बारे में बात कर रहे हैं। बॉक्स क्यू के नीचे पर ठीक नीचे नहीं होना चाहिए। बॉक्स बी जो है क्यू के नीचे होना चाहिए। बॉक्स बी जो है क्यू के नीचे तो होना चाहिए लेकिन ठीक नीचे नहीं होना चाहिए। अगर मैंने ये सही चीज बनाया है तो होगा क्या सवाल के अकॉर्डिंग कि इसके ठीक नीचे बी नहीं होगा, क्या होगा, बी हो जाएगा इसके इधर, ठीक है। बी कहां हो जाएगा, क्योंकि बोला गया ठीक नीचे नहीं होना चाहिए। बी जो है क्यू के ठीक नीचे नहीं होना चाहिए, भले उसके नीचे के नीचे हो जाएगा लेकिन ठीक नीचे नहीं होना चाहिए। एक हम जंप करके क्या मान लिए, बी मान लिए। अगर मैं ऐसा बनाता हूं तो टोटल बॉक्सेस कितने होते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्स कंप्लीट हो जाते हैं। एक ही जगह बचा है, अगर मैं बिना सोचे समझे एक जगह जो बचा है उसको मैं ए मान लूं, क्या मान लूं, ए मान लो, तो क्या ये चीजें सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक बार सवाल को पढ़ते हैं। ए के ऊपर कम से कम 5 होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम 5 से अधिक होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, इस लाइन को वो सेटिस्फाई कर दिया। के एफ और एम तो पहले से सेटिस्फाई हो चुका था, ये 3 तो पहले से सेटिस्फाई हो चुका था। आगे बोला गया था बॉक्स एफ और डब्ल्यू के बीच में 2 बॉक्सेस होना चाहिए। एफ और डब्ल्यू के बीच में 2 बॉक्सेस है क्या, बिल्कुल है। बॉक्स एच जो है बॉक्स डब्ल्यू के नीचे होना चाहिए। बॉक्स एच जो है डब्ल्यू के नीचे होना चाहिए, बिल्कुल नीचे में है, ठीक नीचे नहीं है। एक बार और आपको हिंट कर रहा हूं कि एच जो है ना डब्ल्यू के ठीक नीचे नहीं बोला है। ठीक नीचे नहीं बोलने का मतलब होता है कि उसके नीचे कहीं पर भी आ सकता है, हमने वहां पर देख लिया, ठीक है। अब क्यू के ऊपर होना चाहिए, क्यू के ऊपर भी है, ठीक है। बी जो है बॉक्स क्यू के नीचे ठीक नीचे होना चाहिए पर ठीक नीचे नहीं होना चाहिए। बॉक्स जो है बी जो है क्यू के ठीक नीचे नहीं होना चाहिए, भले उसके नीचे के नीचे होना चाहिए, चलेगा, यहां पर भी सेटिस्फाई होगा। कम से कम 4 बॉक्सेस एफ के ऊपर होना चाहिए, सॉरी एफ के नीचे होना चाहिए। एफ के नीचे कितने बॉक्सेस होना चाहिए, 4 बॉक्सेस होना चाहिए। क्या दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4, बिल्कुल हाँ, सारी चीजें हमारा सेटिस्फाई कर चुका है, यानी कि बॉक्सेस को हम अरेंज कर चुके हैं। इसके बेस पर जो 2 सवाल है उस सवालों में अब कुछ रखा नहीं है क्योंकि ये हमने बना लिया है, ठीक है। इसका समरी हमने ये बना लिया है, बॉक्सेस को रख दिया है। अब सवाल लेके आते हैं आपके लिए, इसको हम मारते हैं डिलीट, ठीक, इसको मारते हैं डिलीट और सवाल लेके आते हैं इसका बेस का कौन कौन से सवाल थे। ध्यान से देखो सवाल क्या पूछा गया है। सवाल नंबर है 15, सवाल नंबर 15 है, ध्यान से देखिए, आंसर दीजिए क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही है ये आपको पूछा गया है। बॉक्स ए सबसे नीचे है, क्या बॉक्स ए सबसे नीचे है, बिल्कुल नहीं है, सबसे नीचे तो बी है, ये आपका गलत हो जाएगा। बी नंबर का देखो, बॉक्स बी जो है बॉक्स एच के ऊपर है क्या, क्या बी जो है एच के ऊपर है क्या, बिल्कुल नहीं है, ये भी गलत है। बॉक्स एम बॉक्स डब्ल्यू के ठीक नीचे है क्या, बॉक्स एम जो है डब्ल्यू के ठीक नीचे है, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, क्योंकि अगर आप ये बना लेते हो सवाल में कुछ भी रखा नहीं रहता है पजल के सवाल में। नेक्स्ट चलते हैं अगले सवाल की तरफ, इसको हटाते हैं और डालते हैं यहाँ पर 16 नंबर का सवाल, क्योंकि इसी पर बेस था 2 सवाल। अगर ये बना लिए तो 2 सवाल आपके फिक्स हो जाते हैं। बनाइए 16 नंबर का सवाल, क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा जी आंसर। बॉक्स एच के नीचे रखे बॉक्सों की संख्या, एच के नीचे रखे बॉक्सों की संख्या कितनी है, 3 है। किसके ऊपर रखे बॉक्सों की संख्या के समान है, यानी कि इसके ऊपर अगर 3 है तो कौन सा ऐसा बॉक्स है जिसके ऊपर भी 3 रखा हुआ है। एच की एफ के ऊपर भी 3 रखा हुआ है, एच के ऊपर 3 है तो एफ के ऊपर भी 3 है। आंसर क्या हो जाएगा, एफ। एफ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एफ। ठीक है, आई होप कि बॉक्सेस वाला सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये आपका मिसिंग नंबर से सवाल है जो बॉक्सेस में
दिया जाता है। ध्यान से देखिए और सवाल का आंसर देने की कोशिश करिए। दिए गए पैटर्न को आपको पहचानना है। ये पैटर्न अगर आपको समझ में आ गया तो आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ध्यान से देखिए सवाल कैसे बनेगा। ठीक है, चलिए सवाल को बनाते हैं कैसे बनेगा। इन तीनों में जो रिलेशन होगा, जाहिर सी बात है इन तीनों में भी वही रिलेशन होगा। अगर ये दोनों का रिलेशन आपको समझ में आ गया तो बीच वाले का रिलेशन वही रहेगा, वैसे ही करके आपको फाइंड आउट करना होता है। तो ध्यान से देखिए कैसा रिलेशन निकलेगा, बताओ भाई क्या रिलेशन निकल रहा है। कुछ दिमाग में चल रहा है आपके? मेरे दिमाग में बस इतना चला, क्योंकि मुझे कुछ स्क्वायर याद है इसलिए मेरा दिमाग चला कि ये जो है 169 ये एक्चुअल में 13 का स्क्वायर होता है। क्या होता है? 13 का स्क्वायर होता है। वैसे ही ये 12 का स्क्वायर होता है, ये भी पता है आपको 12 का स्क्वायर होता है। वैसे ही आपको ये भी पता है कि 23 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर आपको याद कर लो। जब तक आपको स्क्वायर की चीजें याद नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ चीजें याद नहीं रहेगा, ये जो रीजनिंग के जो सवाल है, चाहे आप मिसिंग नंबर से आए, चाहे आपको सीरीज के सवाल आए, इन सब में आपको स्क्वायर क्यूब की जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, याद रखना। ठीक है, चलो अब क्या करें भाई, अब तो अटक गए फिर से। स्क्वायर तो हमने पहचान लिया, लेकिन 13 के स्क्वायर से तो हमको तो कुछ मिलने वाला है नहीं। एक चीज दिमाग चला, एक चीज में मेरा दिमाग चला, कैसे चला? क्योंकि मेरे को याद है हल्का, क्योंकि 33 का स्क्वायर क्या होता है, देखो 33 का स्क्वायर क्या होता है, 33 का स्क्वायर, 33 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 1089। क्या होता है? 1089। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने आपको स्क्वायर निकालना भी सिखाया, याद रखना। एक इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं कि टारगेट बैच हम लोग ऑलरेडी इस चैनल पे चला रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग सीजीपीएससी, व्यापम और रेलवे को कवर कर रहे हैं। उसके अंतर्गत मैंने एकदम जीरो लेवल से आपको स्टार्ट किया है, ठीक है, एकदम जीरो लेवल पे और एडवांस लेवल पर करते हुए हम लोग चल रहे हैं। उसमें मैंने सारा चीजें उस चैनल में, ठीक है, सॉरी उस सीरीज में मैंने आपको बता रखा है। तो अगर आप नए हैं, आपको नहीं पता, तो आप वो सीरीज जाके ज्वाइन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से स्क्वायर फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, अब बहरहाल इसमें आते हैं सवाल में। 33 का स्क्वायर होता है 1089। अब यहां से यहां तक का सफर कैसे तय होगा? तो आप देख पा रहे हो कि ये होता है 13 का स्क्वायर। अगर मैं 13 इसमें ऐड कर दूं, 13 इसमें ऐड कर दूं तो सीधा मिल जाता है मेरे को क्या? 1102। देखो ध्यान से, इसको जब ऐड करोगे तो कितना आएगा? 1102। वैसे ही अगर यहां पर देख पा रहे होगे कि 29 का स्क्वायर, 29 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 841। कितना होता है? 841। इसमें मैं 23 ऐड कर दूं, क्योंकि ये 23 कहां से आया? ये इसका स्क्वायर है। तो 23 को मैं ऐड कर दूं तो ये मुझे मिलता है 864। कितना मिलता है? 864। वैसे ही क्या हो जाएगा? वैसे ये हो जाएगा कि भाई यहां पर किसी ना किसी का स्क्वायर होगा जिसको इसमें ऐड करने पर, 12 ऐड करने पर कितना मिलता है? 1860 मिलता है। तो अगर मैं इसी में 12 माइनस कर दूं, ठीक है, इसी में 12 माइनस कर दो तो मुझे वो नंबर मिल जाएगा जो इसका स्क्वायर यहां पर आने वाला है। तो 12 जब माइनस करता हूं तो मेरे को कितना मिलता है? 12 इसमें माइनस कर दूंगा तो 1861 में अगर मैं 12 माइनस कर दूं तो हो जाएगा, ये तो 60, 11 हो गया, 49, ये हो जाएगा 1849। ये उसका मिल जाता है मेरे को एक नंबर। अब ये किसका स्क्वायर है कैसे जानेंगे? ये किसका स्क्वायर है कैसे जानेंगे? आप लोगों को मैं सीरीज में बता रहा हूं कि इसका अंडर रूट कैसे निकाला जाता है। एक्चुअल में ये जो अंडर रूट होता है, एक और चीज देख सकते हो, लास्ट में अगर 9 दिखाई दे रहा है तो या तो 3 का होगा या तो 7 का होगा। तो ये बी ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ये सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अगर आंसर हो सकता है 37 या 43 हो सकता है। देखो अंदाजे से भी आप कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि चीजें आपको एकदम से करेक्टली याद रहेगा तभी बनेगा। मैं आपको तरीका बता रहा हूं किस तरह से सॉल्व किया जाता है। आपको नहीं पता कि 1849 किसका अंडर रूट होता है तो ध्यान लगाओ ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मिल जाएगा। देखो कैसे सोचना है भाई, लास्ट में 9 दिखाई दिया तो या तो 3 का स्क्वायर 9 आता है या तो 7 का स्क्वायर 9 आता है। 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा और 6 का स्क्वायर तो 6 ही आता है। ये दो ऑप्शन तो आपने एलिमिनेट कर दिया। अब सवाल आता है 43 का होगा कि 37 का होगा। इन दोनों के बीच ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर निकालना आपके लिए सबसे ज्यादा आसान है? आप बोलोगे सर 40 का स्क्वायर मेरे लिए निकालना सबसे ज्यादा आसान है। किसका? 40 का स्क्वायर। तो निकालो क्या होता है, ये होता है 1600 होता है। तो आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हो कि ये 1600 है या 1800 है। तो 40 से तो ज्यादा ही होगा, 40 से तो ज्यादा ही होगा। अगर 40 से ज्यादा है तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन एक ही बचता है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखना कितने आसानी से ऑप्शन से भी आप खेल सकते हो। ठीक है, आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। ये आपका सवाल है, थ्योरी वाला सवाल है और धारणा एजम्पशन का सवाल है। ठीक है, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन का सवाल है, रीजनिंग का सवाल है। ध्यान से देखिए क्या बनेगा। एक पूरे समुदाय में आय की समानता
कुल उपयोगिता को अधिकतम करने के लिए, आय की समानता कुल उपयोगिता को अधिकतम करने के लिए आवश्यक शर्त है जो उस समुदाय के सदस्यों को कुल उपलब्ध आय प्रदान कर सकती है। ठीक है, आवश्यक शर्त क्या है कि भाई आय की समानता जो है कुल उपयोगिता की अधिकतम करना है। ठीक है, आय को समान करना है और जिससे कि उपयोगिता जो है, जो भी सामान वो लोग खरीदते जो यूज करते हैं, वो जितने भी चीजें आप लोग जो यूज करते हो, क्योंकि इनकम ही डिपेंड करता है आप किस तरह से लाइफस्टाइल जीते हो, किस तरह से आपको जो जरूरतें हैं उसको पूरा करते हो, आपकी इनकम पर ही डिपेंड रहता है। तो क्या बोला जा रहा है, आय की समानता जो है कुल उपयोगिता को अधिकतम करने के लिए आवश्यक शर्त है आय की समानता। तो देखो आय की समानता कैसे हो जाएगा। पहला बोल रहा है यदि अमीरों से अतिरिक्त आय लेकर गरीबों को दे दी जाए तो समुदाय द्वारा अनुभव की जाने वाली कुल उपयोगिता में वृद्धि होगी। यह भी एक सत्य कथन है कि भाई अमीरों से पैसे ले लिया जाए, ठीक है, अमीरों से अतिरिक्त पैसे लेकर गरीबों में दे दिया जाए, जिससे कि क्या होगा कि समुदाय द्वारा अनुभव की जाने वाली कुल उपयोगिता में क्या होगा, वृद्धि होगा। ठीक है, एक तरह से ले लेते हैं कि ये सही हो सकता है। समान काम के लिए समान वेतन। देखो आपका दिमाग बोल रहा होगा कि समान काम के लिए समान वेतन, अगर काम समान होगा, ठीक है, समान होगा और समान ही वेतन दिया जाएगा तो गरीबों का ऐसा तो उपयोगिता के आधार पर जो अधिकतम करने वाली चीज है वो तो हो नहीं पाएगा। तो आपका जो ये वाला जो आंसर ये कट जाएगा, ऑप्शन ए एक ही सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिर्फ धारणा 1 ही क्या है, निहित है। ठीक है, यही बस सही है और कोई नहीं। अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल है अगेन पजल का ही सवाल है। देखो ध्यान से, पजल के कितने सवाल आ गए हैं। देखो पजल का एक खेल है, आपको बता देता हूं पजल का क्या खेल है। जब तक पजल में आप 30-40 सवाल नहीं बनाओगे, प्रैक्टिस नहीं कर रहोगे, तो आपसे पजल जो है एग्जाम हॉल में कभी बनेगा ही नहीं, याद रखना। क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि उसको इतना समय देके बनाया जा सके। तो प्रैक्टिस करना है पजल्स का। देखो ध्यान से, पजल किसका है, रोहन, रौनक, सुषमा, संदीप, रेशमा, साहिल, रूही और सृष्टि। ये लोग हैं, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लोग हैं जो वृत्ताकार वृत्त के चारों ओर बैठे हुए हैं और केंद्र की ओर उन्मुख है, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। चलो एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, एक सर्कल है। ठीक है जी, ये क्या हो गया, अरे ये कहां से आ गया, ओहो दोनों कट गया, ले लेते हैं हम। ये एक सर्कल हो गया। ठीक है जी, ये क्या हो गया, सर्कल हो गया। इस सर्कल में आपको कितने लोग को बैठाना है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। इस सर्कल में आपको कितने लोग बैठाना है, 8 लोग को बैठाना है। 8 लोग को बैठाना है तो बैठा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी, 8 लोगों को बैठाना है और सभी को जो चेहरे हैं, सभी के जो चेहरे हैं वो सेंटर की तरफ देख रहे हैं। किसकी ओर, सेंटर की ओर देख रहे हैं। ये आपको सवाल में बोल दिया गया है। रोहन जो है रेशमा के दाएं से दूसरे स्थान पर है। ध्यान से देखो, जब कभी भी पजल का सवाल आएगा, आपका जगह कि आप कहां से स्टार्ट करने वाले हो वो फिक्स रहना चाहिए। आप हर सवाल में कभी इधर से बैठाना चालू कर रहे हो, कभी ऊपर से, कभी नीचे से, कभी दाएं से, कभी वहां, ऐसा बिल्कुल मत करना। आपकी जगह फिक्स रखो। चाहे आप नीचे से स्टार्ट करना तो नीचे से ही हमेशा स्टार्ट करना, साइड से कर रहे हो साइड से करना, ऊपर से करना ऊपर से करना, आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं हमेशा क्या करता हूं, नीचे से स्टार्ट करता हूं, तो नीचे से ही स्टार्ट करेंगे। यहां पर किसको बैठाते हैं, कौन बोल रहा है, जहां से रोहन जो है रेशमा के दाएं से दूसरे स्थान पर है। रोहन जो है ना रेशमा से, तो मैं बैठा देता हूं इसमें रेशमा को। ठीक है, ये रेशमा है, ये है रेशमा। ठीक है, ये रेशमा है और रोहन कहां बैठा है, रोहन जो है रेशमा के दाएं से कहां पर बैठा हुआ है, सेकंड पे। तो यहां पर बैठेगा कौन, रोहन। यहां पर बैठने वाला है रोहन। ठीक है जी, ये रोहन को बैठा दिया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। जो सुषमा और साहिल का पड़ोसी है, कौन, ये रेशमा के बारे में बात कर रहा है। याद रखना कि एक टर्म्स आता है जो इंग्लिश में आता है हु या हुज, ये हमेशा सेकंड टर्म के बारे में बात करता है। सेकंड टर्म कौन आया, रेशमा बाद में आया, रोहन पहले आया, तो सेकंड टाइम कौन आया, रेशमा। तो ये रेशमा के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, याद रखना, शब्दों को ध्यान से पढ़ना, शब्द का मतलब क्या होता है याद रखना। हु आए, हुस आए, हमेशा सेकंड टर्म के लिए आता है। सेकंड टर्म कौन आया, सेकंड टर्म आया रेशमा। तो रेशमा के लिए बात किया जा रहा है कि सुषमा और साहिल का पड़ोसी है कौन, ये रेशमा। तो 2 डायग्राम बना लेते हैं, हो सकता है
कि एक डायग्राम से हमारा आंसर ना आ पाए। तो कम से कम हमेशा आपको क्या लेना है, 2 डायग्राम लेके चलना है। 2 डायग्राम क्या करना है, लेके ही चलना है आपको। ठीक है जी, इसको हम डिलीट मार देते हैं। हाँ ठीक, तो 2 डायग्राम हमेशा आपको बना के चलना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, हम लोग बैठा चुके हैं किसको, ये रेशमा बैठ चुकी है। ठीक है जी, ये रोहन है, ये कौन है, रोहन है, ये रेशमा है, आर लिख देते हैं। तो ध्यान से देखो, इसके बाद जो कहानी हमको बोल रहा था कि सुषमा और साहिल का पड़ोसी है, इसलिए 2 डायग्राम बनाया कि इसके 2 पॉसिबिलिटीज है। कितने, 2 पॉसिबिलिटीज है। सुषमा कभी यहां बैठ सकती है, ठीक है जी, सुषमा यहां बैठ सकती है, और साहिल यहां बैठ सकता है, साहिल यहां बैठ सकता है, सही है। और यहां पर हम साहिल को यहां बैठा देते हैं और सुषमा को इधर बैठा देते हैं। यही 2 पॉसिबिलिटीज है कि नहीं, यही 2 पॉसिबिलिटीज है जो कि हो सकता है, इसलिए हमने 2 डायग्राम बना लिया। याद रखना कि 2 डायग्राम बनाने से फायदा क्या होता है कि आपका बैकअप तैयार रहता है। एक अगर गलत हुआ तो दूसरा सही ही होगा। आगे बढ़ते हैं। संदीप जो है रोहन का पड़ोसी नहीं है, संदीप जो है रोहन का पड़ोसी नहीं है, तो संदीप जो है यहां तो नहीं बैठेगा, इन तीनों में से कहीं भी बैठ सकता है। आगे बढ़ते हैं। साहिल जो है रूही का पड़ोसी है, साहिल कौन है, रूही का पड़ोसी है, साहिल कौन है, रूही का पड़ोसी है। तो साहिल का पड़ोसी तो रोहन और सुषमा है, यानी कि ये आंसर तो गलत बना रहे हैं। मैं ये जो वाला डायग्राम है हमने सही बना रहा है, सही बना ही नहीं रहे हैं, हमको लग रहा था कि सही बना रहे हैं, इसलिए मैं दूसरा डायग्राम बनाया। क्योंकि साहिल का पड़ोसी कौन होना चाहिए, साहिल का पड़ोसी होना चाहिए रूही। तो यहां पर तो पड़ोसी रोहन और रेशमा है, तो इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। साहिल का पड़ोसी कौन है, रूही होना चाहिए। कौन, ये रूही होना चाहिए। ठीक है, रूही होना चाहिए इसका पड़ोसी। समझ में आया, चलो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। रौनक जो है संदीप और सृष्टि के बीच नहीं बैठा हुआ है। रौनक के बारे में बात किया जा रहा है कि वो सृष्टि और संदीप के बीच में नहीं बैठना होना चाहिए। एक और चीज बोल दिया कि सृष्टि जो है रूही और संदीप के बीच नहीं होना चाहिए, सृष्टि जो है रूही और संदीप के बीच में नहीं बैठना चाहिए। तो संदीप यहां तो नहीं आएगा, ठीक है, यहां संदीप नहीं आने वाला है, संदीप यहां भी नहीं आने वाला है। तो संदीप के लिए जगह कौन बचा, एक ही जगह बचा, ये संदीप है। ठीक है, ये क्या हुआ, संदीप बैठा। देखो रूही यहां बैठा हुआ है, अगर मैं संदीप को यहां बैठा दूं और बीच में सृष्टि को नहीं बैठा सकता, सृष्टि कहां आएगा, इधर चला जाएगा। ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब संदीप को मैंने यहां बैठा दिया, अब आगे बढ़ते हैं। रौनक जो है संदीप और सृष्टि के बीच नहीं होना चाहिए। ये जो रौनक है ना, संदीप और सृष्टि के बीच में नहीं होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है सृष्टि यहां भी नहीं बैठेगा, अगर सृष्टि को यहां बैठा दिया तो रौनक यहां जाएगा और इन दोनों के बीच में ये हो जाएगा। भाई रौनक सॉरी, यहां पर मैं अगर सृष्टि को बैठा देता हूं तो सृष्टि और संदीप के बीच में रौनक नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर मैं सृष्टि को यहां पर बैठाता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करो, कॉन्सेंट्रेट बनाए रखो। सृष्टि को मैं अगर यहां बैठाता हूं तो संदीप और सृष्टि के बीच में कौन आएगा, रौनक आ जाएगा, जो कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। रौनक जो है संदीप और सृष्टि के बीच में नहीं बैठना चाहिए। तो ध्यान रखो कि रोहन सॉरी ये जो रौनक है, ये जो रौनक है वो कहां आएगा, यहां पे आएगा, और सृष्टि कहां आएगी, यहां आएगा, सृष्टि यहां आएगी। तभी तो सारी चीजें सेटिस्फाई किया। अब आपको यकीन नहीं आता तो इसको सेटिस्फाई और करा लेते हैं। 8 लोग हैं, 8 लोग सब लोग बैठ गए हैं। देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, रोहन रेशमा के दाएं से दूसरा, रोहन रेशमा के दाएं से दूसरा, बिल्कुल ठीक। जो सुषमा और साहिल का पड़ोसी है, सुषमा और साहिल का पड़ोसी है। संदीप रोहन का पड़ोसी नहीं है, संदीप जो है रोहन का पड़ोसी बिल्कुल नहीं है। साहिल रूही का पड़ोसी है, साहिल जो है रूही का पड़ोसी है, यहां पर भी ठीक है। रौनक संदीप और सृष्टि के बीच में नहीं होना चाहिए, ये जो रौनक है वो संदीप और सृष्टि के बीच में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। सृष्टि जो है रूही और संदीप के बीच में नहीं होना चाहिए, ये सृष्टि है रूही और संदीप के बीच में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सब चीज करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम कटा देते हैं क्योंकि इसका तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमारा जो करेक्ट आंसर बनता है वो हमारा बन चुका है। अब जैसे ही आपका जो डायग्राम बन जाता है ना, जैसे ही आपका जो डायग्राम है वो बन जाता है तो आपके लिए आसान हो जाता है सवाल को बनाना। ठीक है, सवाल लेके आते हैं आपके लिए कि सवाल क्या क्या पूछा गया था। सवाल रहा ये देखो 19 नंबर का सवाल है, ध्यान से देखिए और आंसर दीजिए। क्या होगा आंसर, देखो ध्यान से। सृष्टि के, देखो दिख रहा है ना, चलो सृष्टि के संदर्भ में बोला जा रहा है, ये सृष्टि के संदर्भ में रेशमा की स्थिति क्या है, सृष्टि के संदर्भ में रेशमा की स्थिति क्या है। तो ये क्या है,
ये आपका फोर्थ नंबर में आ रहा है। अगर इसका राइट से फोर्थ है और लेफ्ट से भी फोर्थ है, राइट और लेफ्ट दोनों से फोर्थ नंबर पे आना चाहिए। तो ये तो बाएं, ये दूसरा नहीं आएगा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। दाईं ओर से चौथा, दाईं ओर से चौथा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लेके आते हैं, इसको हटाते हैं क्योंकि इस पर बेस्ड 2 सवाल थे ना, इस पर बेस्ड 2 सवाल थे। चलो अगला सवाल करते हैं, 20 नंबर का सवाल। 20 नंबर का सवाल ये रहा आपके सामने। बताओ जी जरा क्या आंसर होगा इस सवाल का। कौन सा सही नहीं है ये बताना है, कौन सा पड़ोसी नहीं है ये बताना है। साहिल और रूही पड़ोसी है क्या? साहिल और रूही तो पड़ोसी है, ये तो सवाल में भी दे दिया गया था, ये हमारा आंसर नहीं है। रौनक और रोहन क्या ये पड़ोसी है? रौनक और रोहन बिल्कुल पड़ोसी है, हमको नहीं है वो बताना है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। सृष्टि और रौनक ये भी सही है, सृष्टि और रौनक ये भी सही है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। संदीप और साहिल, संदीप यहाँ है, साहिल है, दोनों पड़ोसी नहीं है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। क्या? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। देखो ध्यान से कि जो नहीं है ना वो बताना था। क्या था? जो नहीं है वो बताना था। अक्सर एग्जाम हॉल में हम ये छोटी छोटी चीजों को भूल जाते हैं। हमको अगर याद रहता पड़ोसी है करके पहले ही पढ़ते, इसको टिक मारते, आगे निकल जाते, बड़े खुश होके आते कि भाई हमारा 2 नंबर फिक्स हो गया। लेकिन जैसे ही सवाल जो है घर में आके देखते, अरे बाबा क्या गलती कर दी है। एक नहीं है के चक्कर में हमने जल्दी में क्या कर दिया, जल्दबाजी कर दिया। बल्कि इतनी मेहनत से हमने क्या बनाया था, ये डायग्राम बनाया था। डायग्राम सोचो कि बनाने में कितना मेहनत लगा, लेकिन उस चक्कर में हमने क्या कर दिया, एक नहीं है करके अगर नहीं पढ़ते हैं तो ये सवाल आपका गलत हो जाता। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। एक थ्योरी सा सवाल है, ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा, एक बार पढ़ देता हूं मैं भी। हाल ही में पेशेवर रूप से योग्य युवाओं के लिए नौकरी के बाजार में सुधार हुआ। ठीक है, नौकरी बाजार में क्या हुआ, सुधार होता है। फिर भी आपके सामने ऐसे मामले आए जहां कई युवा अभी भी नौकरी में सक्षम नहीं है, आप क्या करोगे? नौकरी की उपलब्धता बढ़ाएंगे, हो सकता है कि बढ़ा दे, इससे अगर बेटर आंसर मिलता है तो उसको मारेंगे। ठीक है, थोड़ी देर के लगता है कि ये भी हमारा आंसर हो सकता है। अपने कुछ पैसों से युवाओं की सहायता करेंगे लेकिन प्रक्रिया से समझौता नहीं करेंगे। भाई अगर आप किसी औहदे में हो, एक अधिकारी हो, अपने पैसे से थोड़ा चलो 2-4 की मदद कर दोगे, लेकिन बाकी लोगों का क्या होगा? 2-4 की तो मदद कर पाओगे, लेकिन बाकी लोगों का क्या होगा? हमको तो ओवरऑल लेके चलना है ना। अगर पूरे युवा बेरोजगार है, ठीक है, तो ओवरऑल उनके लिए क्या किया जा सकता है? तो अपने पैसे से कितने लोगों को भला कर पाओगे? कुछ ऐसा स्कीम निकालो, कुछ ऐसा काम करो जिससे सारे युवाओं को फायदा हो। तो मुझे लगता है कि ये वाला सही आंसर हो सकता है। युवाओं की रोजगार की जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ प्रतिक्रियात्मक कदमों की उपेक्षा करनी चाहिए। ठीक है, प्रक्रियात्मक कदमों की उपेक्षा करें, लेकिन क्या किया जाना चाहिए जो है क्लियर नहीं कर पा रहा है। ठीक है भाई, कुछ प्रक्रियात्मक कदम उठाना चाहिए, लेकिन क्या भाई क्लियर तो करो। आगे बोला जा रहा है बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर। या वेरी गुड, क्या कर रहे हैं? बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के, यानी कि वो स्वयं का रोजगार क्रिएट कर सके या स्वयं का रोजगार कर सके, उसके लिए क्या करना चाहिए? एक अवसर देना चाहिए, एक अवसर पैदा करना चाहिए। व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे कदम उठाने चाहिए, नियमों और विनियमों के अनुसार चलेंगे। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होगे इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। ये भी थ्योरी है। आप एक स्टील फार्म के वरिष्ठ उत्पादक प्रबंधक हैं और आपने गंगा नदी के आर पार रेलवे पुलों के लिए स्टील की आपूर्ति के लिए बोली जीती है। ठीक है, बोली जीती है। आपको अगले 8 महीनों में अधिकतम उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। देखो, आप एक स्टील फार्म के वरिष्ठ उत्पादक है, आपको बहुत ज्यादा उत्पादन करना है, या आपको टारगेट दिया गया है। ठीक है, 8 महीनों के अंदर ये अधिकतम लेके आना है। क्या करोगे? अपनी टीम के साथ उत्पादन रणनीति की योजना बनाएंगे, बिल्कुल करेक्ट है। उत्पादन रणनीति की क्या बनाओगे? योजना बनाओगे। अपने टीम को सामने बैठाओगे, बताओ भाई कैसे हमारा जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, वो हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप अकेले तो नहीं हो ना, आपकी पूरी टीम काम कर रही है। तो टीम के सामने बैठोगे, सामने प्रेजेंटेशन दोगे कि भाई हमारा जो प्रोडक्शन है वो कैसे बढ़ सकता है। रणनीति बनाओगे, योजनाएं बनाओगे, प्लानिंग करोगे, बिल्कुल प्लानिंग करेंगे हम लोग। ठीक है, नियमन अंतराल का पर उत्पादन कार्यक्रम की निगरानी भी करेंगे। और जैसे जैसे हमारा कार्यक्रम होता जाएगा, हमारा जो काम कर रहे हैं उस पर क्या करेंगे? निगरानी भी करेंगे कि टाइम पर जो है चीजें होना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर यही दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे भी पढ़ लेते हैं। किसी भी तरह लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन टीम पर दबाव डालोगे, आपका काम नहीं होगा, ये तो गलत ही है, दबाव नहीं डालना है। यह सोचकर आराम करेंगे कि काम वैसे भी हो जाएगा, ये तो कामचोर वाला काम हो गया। ठीक है, कि भाई आप काम हो जाएगा आराम से, हमको क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से जाके सो जाओगे, तो सोने से आपका काम थोड़ी ना हो जाएगा जी। आराम करेंगे कि
हो जाएगा करके तो नहीं है। उच्च प्रबंधक को जिम्मेदारी सौंप देंगे, ये तो बात हुआ कि अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो, दूसरे को जिम्मेदारी सौंप रहे हो, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ए ही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलो जी बताओ, हमको क्या है, मैथ्स रीजनिंग वाले हैं, तो जब तक हमको नंबर्स दिखते नहीं है ना तो सवाल बनाने में मजा नहीं आता है। ठीक है, ऐसे सवाल जो मैथ्स रीजनिंग में आते हैं जिसमें नंबर्स दिखाई देते हैं उसको खेलने में बड़ा मजा आता है। चलो देखो, इसको खेलते हैं कि इसके साथ क्या किया गया है। 4 संख्या युग्म दिया गया है। ठीक है, 4 संख्या दिए गए हैं, 1 2 3 4, 4 संख्या के युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं। 3 जो है किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं, आपको भिन्न पहचाना है कि इनमें से कौन सा अलग है। तो सबसे पहले जो तीनों अलग है उसका पैटर्न समझना पड़ेगा कि वो किस पैटर्न का है, किस पैटर्न का फॉलो कर रहा है। तो देखो भाई क्या फॉलो कर रहा है, आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या, दिमाग में कुछ बत्ती जल रहा है। एक बत्ती तो जला। देखो ध्यान से क्या हो रहा है यहां, अगर मैं देखूं 4 से अगर 84 में जाना है, याद रखना है आपको, तरीका भी बता रहा हूं। 4 एक छोटे से नंबर से आपको बहुत बड़े नंबर में जंप करना है, छोटे से नंबर से आपको बहुत बड़े नंबर में जंप करना है। 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं। एक तो मल्टीप्लाई किया गया होगा, किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया होगा। दूसरा तरीका है स्क्वायर किया होगा, दूसरा तरीका क्या है, स्क्वायर किया गया होगा। अगर और भी बहुत बड़े नंबर में जंप करना है तो क्यूब किया हो गया होगा। यही तरीके हो सकते हैं, ये 3 तरीके हो सकते हैं, और कोई चौथा तरीका नहीं हो सकता है, याद रखना। या तो मल्टीप्लाई किया होगा किसी नंबर से, या तो स्क्वायर किया होगा, या तो क्यूब किया गया होगा। मेरे को ध्यान में इसलिए आ रहा है क्यूब का, क्योंकि 4 का क्यूब 64 होता है, जो थोड़ा करीब आ जाता है इसके। 7 का क्यूब 7 का क्यूब 343 होता है, ये भी इसके बहुत करीब आ रहा है। और ये 6 का क्यूब 216 होता है, जो लगभग इसके करीब आ जाएगा। 8 का क्यूब 512 होता है, लगभग इसके करीब आ जाएगा। तो हो सकता है कोई ऐसा आंसर मिल जाए क्यूब से, है ना, जो किसी 3 को तो हम फिक्स कर दें और बाकी चीजों को फिक्स ना कर पाए। ठीक है जी, बाकी चीजों को फिक्स ना कर पाए। चलो देखते हैं, क्यूब के साथ इसका जमेगा तो जमेगा, नहीं तो स्क्वायर पे चलेंगे। चलो देखो भाई, अगर मैं 4 का क्यूब करता तो कितना मिले मुझे, अगर मैं 4 का क्यूब किया तो 4 का क्यूब करने पर क्या मिला मुझे, 64। अब 64 से 84 का सफर कैसे तय करूंगा, इसमें मात्र क्या करूंगा, 20 को ऐड कर दूंगा। 20 को ऐड करने से मैं क्या पहुंच जाऊंगा, 84 पे पहुंच जाऊंगा। लेकिन 20 आया कैसे, एक और दिमाग चला कि 4 का अगला वाला नंबर क्या होता है, 5 होता है, तो मल्टीप्लाइड बाय 5 कर दिया होगा और मेरे को 20 मिल गया होगा। 4 5 20 होता है, ऐसा मिल सकता है। अगर यही सेम पैटर्न अगला भी फॉलो कर रहा होगा तो कोई एक भी फॉलो कर रहा होगा, फिर हमको आंसर मिल सकते चांसेस हैं। देखते 7 का क्यूब क्या होता है, 7 का क्यूब होता है 343 होता है। अब 343 से 99 तक सफर, यहां पर जो क्या वही करता हूं, 4 में 1 बढ़ाकर 5 से मल्टीप्लाई किया, यहां पर भी सेम मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्या 7 में 1 बढ़ाकर 8 से, 8 7 56, 8 7 56। क्या इन दोनों को ऐड करने पर मुझे आंसर मिल रहा है क्या, बिल्कुल मिल रहा है, 399 मिला आंसर। अगर ये मिल गया तो मेरे ख्याल से ये दोनों में से कोई एक और मिलेगा। चलिए सी को चेक कर लेते हैं। 6 का क्यूब होता है 216। कितना होता है, 216 होता है 6 का क्यूब। अब 6 में 1 बढ़ा देते हैं तो 7 हो जाता है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 7 6 के 42। क्या ये आंसर दे रहा है क्या, बिल्कुल दे रहा है, 258 आ रहा है। यानी कि ये तीनों ही, देखो ये तीनों ही इसको सेटिस्फाई कर दिए, तीनों ही इसको सेटिस्फाई कर दिए। अगर ये भी सेटिस्फाई कर देगा तो हमको दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा, कुछ और तरीका सोचना पड़ेगा। चलो देखते हैं ये सेटिस्फाई कर देगा तो। 8 का क्यूब होता है 512। ठीक है जी, 8 में 1 बढ़ा देंगे यानी कि 9 से, तो 8 में 72, 72 हो जाएगा। आंसर क्या आना चाहिए, 584 आना चाहिए, लेकिन आंसर कितना है 576। ये जो है हमारा आंसर नहीं आ रहा है। यही करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। बाकी 3 एक जैसे पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ऑप्शन डी जो है कोई अलग पैटर्न फॉलो कर रहा होगा। ठीक है, आंसर मिल गया हमको डी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये देखो, ये ऐसी टाइप का सवाल ना हमारे 2019 में भी आया था। आपको अगर याद होगा, अगर आपने ये सीरीज कंटिन्यू देख रहे होंगे या फिर आपने प्रीवियस ईयर के सवाल देखे होंगे तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बड़ा सा सवाल दिखता वर्ष है। क्या है, बड़ा सा सवाल दिखता है, लेकिन बड़ा आसान रहता है, बहुत ज्यादा आसान रहता है, यकीन मानिए। देखो सवाल कैसा रहता है, आपको कंडीशन दिए रहते हैं कुछ का। सॉरी, कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से, क्या क्या है, कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से आईटी कंपनी में चयन के लिए कुछ पात्रता मापदंड रखे गए हैं। देखो
कैंपस प्लेसमेंट के लिए कोई कंपनी आई हुई है, अब किसको किसको हम सेलेक्ट करेंगे, किसको नहीं करेंगे, उसके लिए क्या है, एक मापदंड तैयार किया गया है, एक तरीका तैयार किया गया है, ठीक है, एक कंडीशन तैयार किया गया। वो कंडीशन क्या क्या है, ध्यान से देखिए। आईटी कंपनी भर्ती के समय कुछ अच्छे उम्मीदवारों की तलाश के समय खोज रही है। उम्मीदवार के पास क्या होना चाहिए, सभी सेमेस्टर परीक्षाओं के औसत रूप में कम से कम 8 सीजीपीए होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 8 एसजीपीए लिखा है, चलो ठीक है यही लिख देते हैं। हमारे में चलता था सीजीपीए, ऐसा चलता था सीजीपीए, यहाँ पर एसजीपीए लिखा है, ठीक है, जैसा दिया है सवाल में हम वैसे ही समझते हैं, एसजीपीए, ठीक है। ये होना चाहिए। एसजीपीए वह स्कोर होता है जो छात्र सेमेस्टर परीक्षाओं में 10 में से पाता है। ये कितने में है, आउट ऑफ 10। आउट ऑफ 10 कितना होना चाहिए, 8 सीजीपीए होना चाहिए हर एक सेमेस्टर में औसत, ठीक। एवरेज कितना होना चाहिए, इतना आना चाहिए, पहला कंडीशन है, ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कोई कंडीशन होगा तो वो भी लिख लेते हैं। दूसरा, उम्मीदवार के पास जो भी होगा सेमेस्टर परीक्षाओं में एक से अधिक बैकलॉग नहीं होना चाहिए। बैकलॉग जो है ना, ठीक है, बैकलॉग जो है एक से अधिक नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक से कम ही होना चाहिए, ठीक है, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसको ऐसा नहीं करते हैं, एक से ज्यादा को ऐसा डिनोट करते हैं, अरे हाँ, एक से ज्यादा को ऐसा डिनोट करते हैं। बैकलॉग जो है मैक्सिमम एक होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे, उम्मीदवार को कंप्यूटर साइंस में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या सूचना प्रौद्योगिकी में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में स्नातक होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या सूचना तकनीक में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होना चाहिए, ठीक है। किसमें किसमें, कंप्यूटर ऑफ साइंस में होना चाहिए या तो सूचना प्रौद्योगिकी में होना चाहिए। जाहिर सी बात है, ये आईटी कंपनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेके आता है, ये इसके जो उम्मीदवार होंगे, इसके जो अपना एम्प्लॉय ढूंढेंगे, वो किसका ढूंढेंगे, एक तो सीएस वाला होना चाहिए या तो आईटी वाला होना चाहिए, ठीक है। ये तीसरा कंडीशन बोल रहा है। चौथा कंडीशन बोल रहा है कि उम्मीदवारों की जो एज है, ठीक है, उम्मीदवारों की जो एज है वो 21 ईयर से कम और 27 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो चौथा कंडीशन बोल रहा है एज के बारे में। एज के बारे में ये बोल रहा है कि एज जो है 21 से लेकर 27 के बीच में होना चाहिए, इससे ज्यादा या इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकंड वाला जो बोल रहा है, सेकंड वाले में जो बोल रहा था एक से अधिक बैकलॉग नहीं होना चाहिए, उसके बारे में क्या बोल रहा है, एक उम्मीदवार के पास अगर 85 से अधिक का सीजीपीए है। पहले तो बोलना गया है कि 8 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। फिर अगला कंडीशन पहला एक और दे दिया गया है, अगर किसी का 8.5 एसजीपीए है, अगर ऐसा है तो वह साक्षात्कार का पात्र होगा, तो वह साक्षात्कार इंटरव्यू का पात्र होगा। लेकिन उसके पास ये भी बोल रहा है कि देखो बैकलॉग क्या है, एक से कम होना चाहिए। इसके बारे में बोला जाए कि एक से ज्यादा भी अगर बैकलॉग है लेकिन सीजीपीए 8.5 है तो वो किसके लिए होगा, इंटरव्यू के लिए तैयार रहेगा, वो इंटरव्यू दिला सकता है, इंटरव्यू में जा सकता है, ठीक है, इंटरव्यू में जा सकता है। आगे दूसरा एक और कंडीशन दिया गया है कि फर्स्ट में बोल रहे हैं कि यदि एक उम्मीदवार कम से कम सभी सेमेस्टर परीक्षाओं में औसतन 7.5 स्कोर करता है, देखो अगर 7.5 स्कोर करता है तो कामयाबी हासिल की है, परंतु कोई बैकलॉग नहीं है। इसके केस में अगर कोई बैकलॉग नहीं है, ठीक है, बैकलॉग नहीं है, ये बैकलॉग नहीं है, कोई बैकलॉग नहीं है, तो वह लिखित परीक्षा के लिए पात्र होगा। तो इस केस में वो रिटन टेस्ट के लिए पास हो जाएगा, रिटन टेस्ट के लिए, ठीक है, रिटन टेस्ट, ठीक है, रिटन टेस्ट के लिए क्या हो जाएगा, पात्र हो जाएगा, वो रिटन टेस्ट दिला सकता है, ऐसा कहना है। तो हमने क्या किया, इसका समरी मैंने बाजू में लिख दिया है। अब लेके आते हैं सवाल को, इसको हटा लेते हैं, सवाल देखते हैं। बहुत ही सरल सवाल रहता है, कोई कठिन सवाल नहीं रहता। ये आपका फोकट का नंबर बोलता हूँ मैं, तो ये आपका फोकट का नंबर है, फ्री का नंबर है, इसको तो आपको बनाना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं बनाए होंगे तो आज के बाद बनाइएगा, ठीक है। अगला अगर एग्जाम में कभी आता है इसको बनाइएगा, बहुत ही सरल सवाल रहता है ये, ठीक है। चलो यहाँ पे ले लेता हूँ, थोड़ा बड़ा हो जा, ठीक है जी। ध्यान से देखो, कंप्यूटर साइंस में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में स्नातक, कंप्यूटर साइंस में ही चाहिए और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी ही चाहिए। दिव्या जो है एक स्टूडेंट है जो कि शून्य बैकलॉग, एक भी बैकलॉग नहीं लगा है, सभी सेमेस्टर में उसने औसत कितना पाया है, 9.25। देखो और 26 साल की भी है, एज में भी उसने सेटिस्फाई कर दिया और कंप्यूटर साइंस की भी है, ठीक है, कोई भी बैकलॉग भी नहीं है और साथ ही साथ सीजीपीए कितना है, 9.25। जो भी कंडीशन चाहिए वो सबको सेटिस्फाई कर रहा है। सीजीपीए चाहिए था 8, लेके आया बेचारे कितना, 9.25। बैकलॉग बिल्कुल नहीं होना, एक से कम होना चाहिए। ये बोला कि भाई मेरा बैकलॉग है ही नहीं,
CS या IT वाला होना चाहिए, तो CS वाली है ये। एज जो है 21 से लेकर 27 के बीच में होना चाहिए, एज भी है 26, तो भाई सभी को सेटिस्फाई कर दिया, यानी कि चयन इसका हो जाएगा। ठीक है, इसको जॉब मिल जाएगा। ठीक है, इसको जॉब मिल जाएगा। अगला सवाल लेके आते हैं। नेक्स्ट सवाल रहा आपके सामने, 2 सवाल है इस पर बेस्ड। ठीक है, 2 सवाल है इस पर बेस्ड। ओहो, इसी को लेके आ गया क्या? ओहो, 25 नंबर का सवाल लेके आना था। चलो 25 नंबर का सवाल कहाँ गया भाई? ये रहा 25 नंबर का सवाल। ध्यान से देखो इस 25 नंबर के सवाल को। ठीक है जी, 25 नंबर का सवाल ध्यान से देखो क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है, ठीक है, ये बोल रहा है सूचना तकनीक में, यानी कि आईटी में, आईटी में। ठीक है, आईटी तो लेके आएगा। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में स्नातक है, 24 वर्षीय है, रोहित है। तो एज वाइज ये भी क्वालिफाई कर लिया, और आईटी यानी कि जिस ब्रांच से करना है वो भी क्वालिफाई कर लिया। बिना किसी बैकलॉग के सभी सेमेस्टर में कितना लेके आया? 7.5 लेके आया औसतन। क्या होगा इसके साथ? ध्यान से देखो कि कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए, तो कोई बैकलॉग नहीं है या तो ठीक है, लेकिन सीजीपीए 7.8 है, सीजीपीए 7.8 है, तो गलती से भी इसका चयन नहीं होगा ऐसा नहीं मानना है, क्योंकि कोई बैकलॉग नहीं है, उसका एक कंडीशन है। जिसका भी कोई बैकलॉग नहीं होगा और 7.5 सीजीपीए लेके आया होगा, तो उसको कहा जाएगा? वो रिटन टेस्ट के लिए पात्र हो जाएगा। रिटन टेस्ट के लिए वो पात्र हो जाएगा, क्योंकि 7.5 से ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा? रिटन टेस्ट के लिए। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। वह लिखित परीक्षा के लिए क्या हो जाएगा? पात्र हो जाएगा। आई होप कि ये जो थ्योरी वाला सवाल थे आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आगे सवाल। ठीक, सवाल बहुत सारे हैं। ठीक है, 64 सवाल है 2021 में। ठीक है, अभी हम लोग पहुंचे 26 नंबर पे। चलो जल्दी जल्दी निपटाएंगे। एक चुनाव में मतदाता सूची के 15% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। देखो चुनाव का सवाल है, ठीक है, मतदाता से संबंधित सवाल है, और सवाल है परसेंटेज का। चैप्टर का नाम है परसेंटेज। ठीक है जी, चलो। एक चुनाव में मतदाता सूची के 15% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। ठीक है, 80% मतदाताओं ने मतपत्र पर खाली वोट डाल दिए। ठीक है, ऐसे ही करते हैं क्या? देखो अभी हमारा जो चुनाव होने वाला है, ठीक है, हो सकता है ऐसे सवाल आपको एग्जाम में हाल में देखने को मिले, क्योंकि लोकसभा चुनाव है। ठीक है, पीएम कौन बनेगा? पीएम। ठीक है, इसका चुनाव होने वाला है। चलो हमारे सवाल पे आते हैं। एक चुनाव में मतदाता सूची में 15% जो है मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। चलो हम मान लेते हैं कि टोटल जो वोट है, कितना? टोटल वोट कितने हैं हमारे पास? हम मान लेते हैं कि हमारा जो टोटल वोट है वो 100%। कितना है? 100% है। इसमें से 15% लोगों ने नहीं दिया, यानी कि माइनस का 15%। तो वैलिड वोट कितना हो जाएगा? वैलिड वोट जो हो जाएगा, वैलिड वोट जिसमें जीत और हार का फैसला होना है, वो कितना हो जाएगा? 85% वोट पे हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? समझ में आया? वैलिड वोट कितना हो जाएगा? 85%। इसमें भी बोला जाए कि 80% मतदाताओं ने खाली पेपर ही डाल दिया, बैलेट पेपर को खाली छोड़ दिया। ऐसा भी होता है। ठीक है, ऐसा भी होता है। तो यहां से भी एक और चीज कंडीशन समझ में आया, या फिर इसको यहीं पे लिख देते हैं। इससे एक और कंडीशन समझ में आया कि 85% ने तो वैलिड वोट दिए, लेकिन 80 लोगों ने वोट नहीं दिए, यानी कि 80 लोगों का वोट हटाना पड़ेगा, तभी जीत और हार का फैसला होगा। तो जो टोटल वैलिड वोट होते हैं, वैलिड वोट कितने हो गए हमारे पास? 85% माइनस का 80, ये आपका क्या है? वैलिड वोट है। इसमें से ही जीत और हार का फैसला होने वाला है। विजेता को सूची में अंकित कुल मतदाताओं को कितना मिलता है? 46% मिलता है। कुल का कितना मिलता है? 46%। इसमें से 46% किसको मिल गया? विजेता को। 46% कितना मिल गया? विनर को। ये लिख लेते हैं विनर। ठीक है, और जो लूज करता है, अब ध्यान से दिमाग लगाएंगे कि अगर वैलिड वोट कितना है? 85% माइनस 80, 46% किसको मिल गया है? विनर को मिल चुका है। तो 85% में से 46% घटा देंगे तो आपको लूजर जो हारा है, ठीक है, जो लूज किया है, उसका वोट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो 85 माइनस 46 कितना हो जाएगा? 85 माइनस 46 कितना हो जाएगा? 15 में 9 6 हो जाएगा, यानी कि 39। कितना हो जाएगा? 39%। तो 39% माइनस 80 ये नहीं भूलना है, क्योंकि ये टोटल वोट की बात किया जा रहा है। टोटल वोट की बात किया जा रहा है, इसको हमको नहीं भूलना है। समझ में आया कि नहीं आया भाई? विनर को आपको 46% मिलेगा, लूजर को कितना मिलेगा? 39% माइनस का 80। समझ में आया? क्योंकि टोटल था 46%। चलो आगे इन दोनों का डिफरेंस देगा। देखो
उसे अपने प्रतिद्वंदी से कितना मत अधिक मिलता है? 591 मत अधिक मिलता है। यानी कि इन्हीं दोनों का जो डिफरेंस है, इन्हीं दोनों का जो डिफरेंस है वही आपको क्या दिया है? 591। ये आपको सवाल में दे दिया गया है। समझ में आया? यही आपको सवाल में दे दिया गया है। तो दिमाग लगा, 46 में जब 39 माइनस करेंगे, 39% माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 7%। आएगा 7%। ये माइनस जो है अंदर जाके फिर प्लस हो जाएगा, और 80 उधर जाके क्या हो जाएगा? फिर से माइनस हो जाएगा। तो 7% इक्वल टू आ जाएगा 591 माइनस का 80। आएगा कि नहीं आएगा? माइनस का 80। अब 591 में से 80 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बताओ? ये 511 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 511 हो जाएगा। 511 हो जाएगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल करेक्ट है। अब अगर 1% की वैल्यू निकाला जाए, 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा? ये कट रहा है क्या? 7 7 49। हाँ बिल्कुल कट रहा है। देखो 1% की वैल्यू आ जाएगा, कितना गुना है ये? 7 से कट जाएगा। 7 7 49, 7 7 49 और 7 21। कितना आ रहा है? 1% की वैल्यू है 43। कितना है? 1% की वैल्यू है, सॉरी 73 है। 1% की वैल्यू कितना आ गया? 73। आपको किसका निकालना है? विजेता को मिले मतों की संख्या निकालना है। अगर 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू आपके पास 73 है तो आपको 46% की वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका कितना गुना हो जाएगा? 73 गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा मेरे भाई बताओ? हो जाएगा। याद रखना कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले यूनिट डिजिट कर लेते हैं। अगर वहां से हमारा आंसर आ जाएगा तो सबको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं। 6 या 18 यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए, जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तीनों में तो 8 नहीं आ रहा है, एक ही ऑप्शन है हमारा, ए ऑप्शन करेक्ट है। देखो कैलकुलेशन को पूरा करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत बार आपको बता रहा हूं मैं, ठीक है? कैलकुलेशन को पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ता है। ध्यान रखना इन चीजों को। यूनिट डिजिट से अगर काम हो जा रहा है तो क्यों हम जबरदस्ती का कैलकुलेट करेंगे बताओ? ठीक है, हमको तो आंसर से मतलब है भाई। ओएमआर शीट में तो आपको सिर्फ क्या करना है? गोला मारना है, ऐसे गोला गोला मारना है। इसमें प्रोसीजर कहां से दिख जाएगा बताओ? इस गोले में प्रोसीजर उसको कहां से दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो आपको सिर्फ गोले से मतलब है ना, प्रोसीजर से थोड़ी ना मतलब है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 27 नंबर का सवाल, यदि ए बी सी और डी ऐसे पूर्णांक है कि ये जो सीरीज दिया गया है इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस फ्रैक्शन सीरीज। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस फ्रैक्शन सीरीज। जो फ्रैक्शन जो है कंटिन्यू में नीचे बढ़ता जाता है। आपको निकालना है 5a + 2b - 4c + d की वैल्यू निकालना है, और ये तब तक नहीं निकल सकता जब तक कि आपको a, b, c और d की वैल्यू ना मिल जाए। ये कैसे मिलेगा? ये कैसे मिलेगा? आप ध्यान से देखो, ये जो नंबर है ना, ये यहां पर जो दिखाई दे रहा है, इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा इस तरह के फ्रैक्शन में। क्या करना पड़ेगा? ये जो नंबर है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इस तरह के फ्रैक्शन में। हम क्या करेंगे? 29 को नीचे लेके आते हैं। 29 को नीचे लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा? 1/, क्या हो जाएगा? 1/136 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। मैं अलग से सारी चीजें आपको और देखो दो चीजें कर रहा हूं यहां पर। एक तो मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते जा रहा हूं, दूसरा चीज कैलकुलेशन को भी आपको बाजू में दिखाते जा रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखना सवाल को कैसे बनाया जाता है। 136 डिवाइड बाय 29 जब आप करोगे, ठीक है, तो ये कितने बार में चला जाएगा? 30 चौक 120 होता है, 30 पंचे 150 हो जाएगा, तो 4 बार में जाएगा। ठीक है, 4 बार में कितना चला जाएगा? 29 चौक 116 होता है। ठीक है, 29 चौक 116, 136 में 116 घटाएंगे बचेगा 20। ये कितना हो जाएगा? 20 डिवाइड बाय 29 ऐसा बचेगा। ठीक है, ऐसा बचेगा। तो हम ये जो नंबर्स है, ये जो चीजें हैं, हम इसको अब क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखो, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिखने जा रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, क्या हो गया भाई? हाँ, इसको हम लिखने जा रहे हैं, ये 4 हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। इसको हम ऐसा प्लस में भी लिख सकते हैं ना, दोनों चीजें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर हो जाएगा 20, ठीक है, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 29। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या बिल्कुल नहीं। अब देखो 1/, करके 4 प्लस करके हमने कर लिया, 1/, करके 4 प्लस करके समथिंग ये वाला नंबर हमारे पास आया है। ये वाला नंबर इतने जगह क्या है? ये 20/9 लिखा हुआ है। अब इसको फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको फिर से कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इस 20 को फिर से नीचे लेके आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर फिर से 1 चाहिए। हम क्या करेंगे? इस 20 को फिर से हम नीचे लेके आएंगे, इस 20 को नीचे लेके आएंगे। जब आप नीचे लेके आ जाओगे, इसको जब आप नीचे लेके आओगे तो यहाँ पर बचेगा 1 और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 20 बचेगा कि नहीं? 20। अब 29 को 20 से फिर से डिवाइड करो। मैं नीचे में आपके लिए लिखते जा रहा हूं, देखो 20 को डिवाइड बाय क्या करेंगे? 29, सॉरी उल्टा लिख दिया। आप इसको क्या लिखोगे? 29 डिवाइड बाय, क्योंकि 29 डिवाइड बाय 20 है। 29
देखो ध्यान से 29 डिवाइड बाय 20, ये कहां से आ गया भाई, ये कहां से आ रहा है, अपने आप ही आ जा रहा है, बाप रे। चलो ध्यान से, ये आ गया कितना 29, ठीक है, डिवाइड बाय कितना आ रहा है 20। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे, देखो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये एक ही बार में जाएगा, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 9/20, 9 कितना हो जाएगा 20। तो हम यहां पर लिखने जा रहे हैं, आप देखो इसके जगह हम क्या लिखने जा रहे हैं, इसके जगह, अरे बाप रे कहां चला गया, अरे तेरी क्लियर ऑल हो गया, आ गया, ठीक है, डर गया था मैं, फिर से लिखना पड़ेगा। चलो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, अभी इधर उधर हो जा रहा है, ठीक है, ध्यान से देखो, हम इसको क्या लिख सकते हैं कि ये जो 29 है उसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, 29 को क्या लिख सकते हैं, 29/20 को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस क्या लिख सकते हैं 9/20। अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं था, यहां तक कोई दिक्कत था नहीं था, लेकिन ध्यान से देखो ये वाला कन्वर्ट हो चुका है, b प्लस समथिंग कुछ आ चुका है, यहाँ पर 3 बस चाहिए, तो 3 बस से तो हम क्या करने वाले हैं, इस 9 को हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताओ। 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3, तो एक 3 को हम यहीं छोड़ेंगे और दूसरे 3 को डिवाइड बाय 3 में डाल देंगे, डिवाइड बाय 3 में डाल दिए, ठीक। अब फिर से डिवाइड करेंगे किसको, 20/3 को, फिर से डिवाइड करेंगे 20/3 को, क्या करेंगे 20/3 को फिर से डिवाइड करेंगे। चलो डिवाइड करते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि यहां पर आपको 5 चाहिए रहेगा, वो भी आपको क्लियर रखना है, यहां पर आपको क्या चाहिए 5 चाहिएगा, तो 5 जाने के लिए, 5 मुझे चाहने के लिए क्या होना चाहिए, आप बोलोगे सर कि ये 3 6 के 18 6 बार में चला जाएगा, लेकिन उससे एक स्टेप आपको कम करना पड़ेगा। क्यों कम करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर मुझे 5 चाहिए, और 5 लाने का सिर्फ एक ही तरीका है, इसको 5 बार ही इसको डिवाइड करो, तो 3 5 6 15 हो जाएगा, और प्लस बन के आएगा 5/3। ये एक ही तरीका है इसमें 5 लाने का कि 5 बार में बस डिवाइड करो। मैं मान रहा हूं कि आप 6 बार चला जाएगा, ठीक है, मान रहा हूं आपकी बात, लेकिन हो क्या रहा है, यहां पर मुझे 5 चाहिए, 5 चाहिए, और हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारी मर्जी कुछ नहीं चलने वाला इस मैथ्स के सवाल में। यहां पर मर्जी चलेगा सवाल का डिमांड के हिसाब से, किसके हिसाब से, सवाल का डिमांड जैसा रहेगा उसके हिसाब से हम लोग बनाएंगे। ध्यान से देखो, अब ये बन गया, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैं ऊपर में इसका कन्वर्जन लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं, इसको हम फिर से क्या लिख पा रहे हैं, ये चीजें हम फिर से क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस ये हो जाएगा 5 प्लस क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, 5/3, ठीक, समझ में आया। लेकिन अब क्या करेंगे, अब लेकिन यहां पर 5 तो चाहिए नहीं, यहां पर 3 के बाद क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, तो क्या करेंगे, इस 5 को फिर से क्या करेंगे, नीचे लेके आएंगे, 5 को नीचे लेके आ जाएंगे, ठीक है, 5 को नीचे लेके आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 5 को हम लेके आ जाएंगे नीचे, समझ में आया। तो यहां तक कन्वर्जन सब चीज सही चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। अब ये जो 3/5 लिखा हुआ है, ये जो 3/5 लिखा हुआ है, इसको हमको क्या करना है, लास्ट स्टेप बचा हुआ है, लास्ट स्टेप यही बचा हुआ है, d-25 लेके आना है, t-2/5। तो क्या कर सकते हैं, हम कर लेंगे इसको 2/5 तो हम लेके आएंगे, यहां पर क्या लिखे माइनस में, यहां पर क्या लिखे कि इसको सॉल्व करने के बाद आपको 3/5 मिले, सॉल्व करने के बाद कितना मिलना चाहिए 3/5 मिलना चाहिए। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 1 लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, 5 एक 5 हो जाएगा सर, अब 5 में 2 घटाएंगे 3 मिल जाएगा, वेरी गुड, मैं बोलूंगा बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो इसके पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, हमने सॉल्व कर लिया, क्या लिख सकते हैं 1 - 2/5, कहानी समाप्त, क्या है, कहानी समाप्त, ठीक है जी। इसको हम आगे बढ़ा देते हैं, क्या दिक्कत है, ये भी आगे बढ़ा है, ठीक है, बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो देखो सवाल जो है समाप्त हो चुका है, सबका कन्वर्जन आ चुका है, तो ये जो नंबर सब दिया गया था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया इस सीरीज में, जैसे ये सीरीज था वैसे हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, तो आपको एबीसी की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो गया, ठीक है, एबीसी की वैल्यू मिल गया। आप बोलोगे कहाँ है सर एबीसी की वैल्यू, देखो कंपैरिजन करना है, ए की जगह क्या दिखाई दे रहा है 4, बी की जगह क्या दिखाई दे रहा है 1, सी की जगह क्या दिखाई दे रहा है 5, डी की जगह क्या दिखाई दे रहा है 1, मिल गया ना। ए बी सी तीनों की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो गया है, तो रख देते हैं यहाँ पर इक्वेशन में। ए की वैल्यू क्या है 4, तो 4 5 कितना हो जाएगा 20, ठीक है, प्लस बी की वैल्यू कितना है 1, तो हो जाएगा 2, माइनस सी की वैल्यू कितना है 5, 4 5 20, डी की वैल्यू कितना है 1, तो प्लस का 1, ये 20 और ये 20 कैंसिल हो गया, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहानी खत्म, सवाल समाप्त।
समझ में आया जी सवाल? कन्वर्जन करने का खेल था। इस नंबर जो दिया गया फ्रैक्शन को, इस फ्रैक्शन को इस तरह से कन्वर्ट करने की जरूरत था। आप ऐसे भी करके सीधे सीधे लिख सकते थे, इसमें ऐसा लिखने की जरूरत नहीं पड़ता। ये आपका शॉर्टकट है, लेकिन मैंने दोनों चीजें आपको समझा दिया। ठीक है, आई होप कि ये सवाल जो है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है रहा ये। अब ये बताओ ये कैसे बनेगा। यदि किसी पुस्तक का छूट यानी कि डिस्काउंट सेलिंग प्राइस का 40% है और जो छूट दिया जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है, वो प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर हो, तो दी गई छूट का क्रय मूल्य, ठीक है, दी गई छूट का क्रय मूल्य से अनुपात क्या होगा। छूट से क्रय मूल्य का अनुपात आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो दिया क्या है, डिस्काउंट। ठीक है जी, डिस्काउंट कितना दिया गया है, 40% ऑफ एसपी, यही दिया गया है, 40% ऑफ एसपी। तो आपको यहां से क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट और एसपी का रेशियो मिल जाएगा। डिस्काउंट और एसपी का क्या मिल जाएगा, रेशियो क्या मिल जाएगा। इसको जब मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5, 2/5। आप बोलोगे कि एक तो हो गया डिस्काउंट मुझे मिल गया, एक मिल गया एसपी मुझे मिल गया, एक और चीज यहां से मिल सकता है, वो क्या है, मार्क प्राइस। क्या मिल जाएगा, मार्क प्राइस आपको मिल जाएगा। आपको कॉस्ट प्राइस यहां से नहीं मिलेगा, अभी कॉस्ट प्राइस आपको नहीं मिलेगा। दो किसकी वैल्यू है, डिस्काउंट की। अगर मैं एज अ मान लो कि डिस्काउंट 2 रुपया है, ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना है, 5 रुपया है, तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस होता है सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट को ऐड कर दो, सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट को ऐड कर दो तो आपको मिलता है मार्क प्राइस। कितना हो जाएगा, 7। मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और अभी कॉस्ट प्राइस हमको नहीं पता है, इसको मान लेते हैं x, क्योंकि कॉस्ट प्राइस अभी हमको नहीं पता है। समझ में आया क्या यहां तक? इस एक चीज से आपने इतने सारी चीजें निकाल दिया। ठीक, समझ में आया? अब एक चीज कहने का मतलब क्या है, डिस्काउंट कहने का मतलब क्या है कि 7 रुपए में से हर 7 रुपए में कितना, 2 रुपए डिस्काउंट मिलता है। हर 7 रुपए में 2 रुपए डिस्काउंट मिलेगा, जिससे कि आपको सेलिंग प्राइस कितना मिलेगा, 5 रुपए मिलेगा। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, याद रखना दोस्त, ये सब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ये सब फ्रैक्शन में चल रहा था। फ्रैक्शन मतलब कि रेशियो है, और रेशियो कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। इसका कहने का मतलब क्या है, मेरी बातों को ध्यान से समझने की कोशिश करो, मेरे बातों को समझने की कोशिश करो। लिखता मैं कम हूं, समझाता मैं ज्यादा हूं। ठीक है, हर चीज लिखा नहीं जा सकता है, क्यों नहीं समझते अब। एमआरपी, इसी को बोलते हैं एमआरपी। मार्क प्राइस जो है, हर 7 रुपए में 2 रुपए छूट दिया जाता है, ये कहने का मतलब है। हर 7 रुपए में 2 रुपए का छूट दिया जाएगा, हर 7 रुपए में 2 रुपए का छूट दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि डिस्काउंट को ऐसे भी लिख सकते हैं 2/7। कितना लिख सकते हैं, 2/7। हर 7 रुपए में 2 रुपए, हाँ, हर 7 रुपए में 2 रुपए का छूट दिया जाएगा, ऐसा कहने का मतलब है। तो आप ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू हो जाता है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस पर जो छूट दिया जाता है, छूट परसेंटेज, क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस पर जो छूट दिया जाएगा, डिस्काउंट, क्या हो जाएगा, डिस्काउंट। भाई सेलिंग प्राइस क्या होता है, जो कॉस्ट प्राइस है उस पर हम क्या करेंगे, डिस्काउंट को ऐड कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाता है, सेलिंग प्राइस मिल जाता है। ये एक फॉर्मूला है, ऐसा आप याद रख सकते हो, या तो प्रैक्टिकली समझोगे तो भी आपको याद हो जाएगा। एसपी क्या है हमारा, 5 दिया गया है। एसपी क्या दिया गया है, 5 दिया गया है। सीपी क्या दिया गया है, सीपी देखो क्या दिया गया है। तो सीपी आप बोलोगे सर हमको तो निकालना है, ठीक है, हमको एक्स मान लिए, ये तो हमने एक्स मान लिया है। अब डिस्काउंट क्या है, हर 7 रुपए पे 2 रुपए की छूट, हर 7 रुपए पे 2 रुपए की छूट, यानी कि 2 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ये आया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 7 जब ये हो जाएगा तो हम लोग को चाहिए एक्स की वैल्यू चाहिए, हमको क्या चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए। तो 7 को हम इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम भी 7 हो जाएगा और 7 इधर ट्रांसफर कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 7 5 6 35 हो जाएगा। इज इक्वल टू 7 का एलसीएम ले तो 7x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा, 9x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहां से आपको कॉस्ट प्राइस आपको मिल गया x की वैल्यू जो कि है 35 डिवाइड बाय 9। आया समझ में, 39 डिवाइड बाय 9, ये कितना मिल गया हमको, यही हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस। हमको क्या निकालना है समाज में, हमको निकालना था छूट का डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट का सीपी से रेशियो आपको निकालना है, डिस्काउंट का सीपी से रेशियो निकालना है। आप बोलोगे डिस्काउंट कितना है आपका, डिस्काउंट है 2 रुपया, डिस्काउंट कितना है, 2 रुपया है, डिवाइडेड बाय सीपी कितना निकाले हैं, 35 डिवाइड बाय 9। ये 9 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 9 दूनी 18,
18 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 35 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 डिवाइड बाय 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये जो सवाल है आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। 29 नंबर का सवाल रहा ये सरल सवाल था, ठीक है, इतना ज्यादा कठिन नहीं था। देखो हर एग्जामिनर जो है, हर एग्जामिनर जब आप पेपर सेट करता है तो ऐसा नहीं करता है कि वो कठिन कठिन हमेशा कठिन देता रहेगा, ऐसा नहीं करता है। कठिनाइयों के बीच में एक सरल सवाल डाल देता है, उनमें से ये एक है, ठीक है। ये एक सरल सवाल है, ध्यान से देखो कैसे बनेगा, ध्यान से देखो। ये भी रेशियो का सवाल है। दिया गया है एक उड़ान में बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास दिया गया है। एक है बिजनेस क्लास और एक है इकोनॉमी क्लास, ठीक है। कि हवाई किराए का अनुपात, इनको जो किराया मिलता है कितना में 7:2 में, इतने के रेशियो में इसको क्या मिलता है, किराया मिलता है। इकोनॉमी क्लास और बिजनेस क्लास की यात्रा करने की संख्या, कितने लोग यात्रा कर रहे हैं, तो उसमें दिया गया है इकोनॉमी क्लास में कर रहे हैं कितना 26, इकोनॉमी क्लास में कितना कर रहे हैं 26, और बिजनेस क्लास में कितना कर रहे हैं 5, इसमें कर रहे हैं 5। इसमें जस्ट उल्टा दे दिया गया था, तो बहुत ध्यान से इसमें लिखना पड़ेगा। देखो ध्यान से, पहले दिया गया बिजनेस और इकोनॉमी का रेशियो, फिर दूसरे में दिया इकोनॉमी और बिजनेस का रेशियो। ऐसा नहीं कि सीधा सीधा लिख देना है, ठीक है, सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना है। यदि बोला गया कुल संग्रह, टोटल जो पैसा मिलता है उस एयरलाइंस को कितना मिलता है, 1,07,445 रुपया उसको एयरलाइंस को मिलता है। तो ध्यान से देखो, इन्हीं दोनों का टोटल ही तो है, इन्हीं दोनों का टोटल ही तो है भाई। 7 रुपया किराया है, 5 जने पैसेंजर है। ध्यान दो, अगर दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि 7 रुपया किराया है उस बिजनेस क्लास का, कितना है 7 रुपया किराया है, 1% का कितना 7 रुपया लेता है, तो 5% का कितना हो जाएगा 35 रुपया नहीं हो जाएगा भैया। मेरे भाई देखो, 7 रुपया लिया जाता है एक जने से, तो 5 जने का कितना हो जाएगा, 5 जने का कितना हो जाएगा, ये किराया है, ये क्या है रेंट लिया जाता है, किराया है, ठीक है। और ये कितना है नंबर्स है, नंबर ऑफ पैसेंजर है, नंबर ऑफ पैसेंजर है। तो दोनों का तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो मिलेगा। तो देखो 7 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 35 रुपया मिला, यहाँ पर कितना मिला 35 रुपया मिला, यहाँ 26 दूने 52 रुपया मिला, मिला कि नहीं मिला बताओ, 26 दूने 52 रुपया मिला। इन्हीं दोनों का टोटल कितना दे दिया है, टोटल पैसे कितना मिलता है हमको 1,07,445 रुपया टोटल दिया गया, ये हमको टोटल दे दिया गया है। अब बताओ 5 3 8 यानी कि 87 की वैल्यू आपको दे दिया है कितना, इतना 87 की वैल्यू कितना दे दिया गया है, इतना दे दिया गया। आपको किसका निकालना है बताओ, बिजनेस क्लास में यात्रियों द्वारा भुगतान की गई राशि टोटल कितना होगा, ये को निकालना है। तो बिजनेस क्लास में टोटल कितने गए हैं 35, बिजनेस क्लास में टोटल भुगतान कितना गया 35 रुपए। अगर 87 की वैल्यू इतना है तो 35 की वैल्यू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, अब बार बार ये चीजों को नहीं लिख रहा हूं मैं। 87 इन दोनों को ऐड करने पर 87 की वैल्यू कितना है, ये दिया गया है। तो आपको 35 की वैल्यू कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 107,445 डिवाइड बाय, पहले एक की वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा 87, फिर 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी को हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए डिवाइड करना चालू करते हैं। 8 7 15 हो जाएगा, 8 7 अगर 15 हो जाएगा तो 3 से तो डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। 3 से डिवाइड पहले कर लेते हैं, और किसी से जा रहे हैं नहीं, चलो 3 से डिवाइड कर लेते हैं, या फिर 87 से सीधा सीधा कर लें क्या, चलो 3 से पहले कर लेते हैं, थोड़ा वैल्यू को कम कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3 दूने 6, 3 दूने 6, 3 या 27, हाँ अब थोड़ा कम हो। इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, ऊपर वाले को हटा देते हैं, ठीक, ऊपर वाले को हटा देते हैं। 3 से जब डिवाइड करेंगे, ध्यान से देखो, 3 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 हो गया, ठीक है, एक बचेगा, 3 पंचे 15 हो गया, 2 बचेगा, 3 अट्ठे 24 हो गया, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, ठीक है जी। अब सीधा 29 से डिवाइड करते हैं तो 29 एकम 29 हो जाएगा। अब बचेगा कितना, ये बचेगा 6, ये तो बचेगा 6, तो 29 दूने हो जाएगा, ठीक है, 29 दूने हो जाता है 58, ठीक है, 29 दूने होता है 58, बचेगा 10 यानी कि 101, 101 बचेगा। 101 मतलब चला जाएगा फिर से कितने बार में चला जाएगा, 3 बार में चला जाएगा, 3 बार में चला जाएगा, यानी कि 30 या 90 हो जाता है, यानी कि 87, ठीक है, 87 जब घटेगा तो कितना हो जाएगा, 13 और 1 14, कितना हो जाएगा 14, 145 कितने बार में जाएगा, 9 पंचे 45, 5 में 10, 5 बार में चला जाएगा ये, ठीक है। तो हमको सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं, यूनिट डिजिट आ रहा है क्या, 5 पंचे 25, 5 पंचे 25 आना चाहिए, यानी कि 5 यूनिट डिजिट आ रहा है, यानी कि ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये आपका करेक्ट आंसर नहीं है। पूरा मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है, तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, ठीक है,
35 पंचे, ठीक है, 35 पंचे कितना हो जाएगा, 5 पंचे 25, 5 दिया 15, ठीक है, 5 पंचे 25, तो ये हो जाएगा 5 पंचे 5, ठीक है, 5 दिया 15, 15 2 17, 175 होता है, तो 17 इसका क्या हो जाएगा, कैरी में चला गया, ठीक है। 35 दिया 105, 105 और 17 कितना हो जाएगा, 105, 105 115, फिर एक जाएगा 122, 122, ठीक है, 122, 122 का हो जाएगा 2, 122 का हो जाएगा 2, आएगा आपका 12 कैरी में, 12 आ जाएगा कैरी में। तो 35 दूनी 70 होता है, 70 और 12 कितना हो जाएगा, 70 और 12 80, 80 2 82, तो ये हो जाएगा फिर से 2, कैरी हो जाएगा 8, ठीक है जी, ये हो जाएगा 8। फिर आ जाएगा 35, 35 से कम 35, 35 और 8 कितना हो जाएगा, 35 और 8 हो जाएगा 43, कितना हो जाएगा 43, 43, 43225 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन आ जाएगा डी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। सरल सवाल था, कोई ज्यादा कठिन सवाल नहीं था, ठीक है, कोई भी एकदम ज्यादा कठिन सवाल नहीं था, ये सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी था, बोलूंगा कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी किया था, ठीक है, क्योंकि 2021 का जो सवाल है ना, 2021 का जो सवाल है वो थोड़ा सा लेंदी था, थोड़ा सा लेंदी था। अगर सवाल को आसान बनाया तो कैलकुलेशन को थोड़ा सा लेंदी बना दिया, ठीक है, कैलकुलेशन को थोड़ा सा लेंदी बना दिया। चलो अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है √372 और 74629 के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं हैं। इन दोनों के बीच बोला है कि कितनी प्राकृत संख्याएं है, ऐसा सवाल में पूछा जा रहा है। कैसे बनाएंगे, कुछ दिमाग चल रहा है कि किस तरह से ये सवाल बनेगा, आ रहा है कुछ दिमाग में। सबसे पहले तो इसको अंडर रूट से बाहर निकालना पड़ेगा, इन दोनों को अंडर रूट से बाहर निकालना पड़ेगा, तभी हमको मिल सकता है कि प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही होता है नेचुरल नंबर। तो ध्यान से देखो 372 किसी का अंडर रूट है, आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं है, ठीक है। 372 किसी भी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, किसी का भी अंडर रूट नहीं होता है। जब ये नहीं होता है ना तो इसके आसपास के वैल्यू को देखो, आसपास के वैल्यू को देखोगे तो आपको पता चलेगा। जैसे याद है कि 361 किसका होता है, 19 का होता है, 361 किसका होता है, 19 का होता है, और 20 का होता है, सॉरी 20 जो होता है ना 20, अरे 20 जो होता है 20, ये किसका होता है 400 का। तो किसके नजदीक है ज्यादा, आप बोलोगे 369 जो है 361, सॉरी 361 किसका है 19, ये जो बदल के कितना आ गया 19। अब इसकी कहानी कैसे गढ़ेंगे, 74629, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है क्या बताओ, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है क्या। एक्चुअल में ये भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन लगभग जब इसका आप अंडर रूट से लगभग वैल्यू निकालोगे, जैसे लास्ट में 9 आ रहा है, लास्ट में आपका आ रहा है 9, या तो 3 का हो सकता है 3 या 9, या तो 7 का होता है 7 7 49। फिर मैं क्या करता हूँ, दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, फिर बाकी को सोचता हूँ कि 749 किसके, ये निकालने का तरीका है ना, मैं यहाँ पर आपको तरीका नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। इस तरीका पे अगर बताने आ जाऊंगा तो आधा 1 घंटा इसी में लग जाएगा तरीका में, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि इसका अंडर रूट शॉर्टकट तरीके से निकालते हैं। अगर आपको निकालना सीखना है तो मेरा ही वीडियो है इसी चैनल पे, आप उस पर देख सकते हो कि अंडर रूट कैसे निकाला जाता है, ठीक है, वहां पर चले जाना। 749 में बोलूंगा किसी किसी स्क्वायर के बीच में आता है, तो हाँ ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 27, तो लगभग किसके आसपास आ रहा है 273। इसका जो हम निकाल के आए हैं 273, ठीक है। अब इसके बीच में अगर हमको कितना नेचुरल नंबर चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसमें 19 माइनस कर देंगे, 19 माइनस करेंगे कितना होगा, 13 9 4 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, साथ में 2 5 हो जाएगा, 254 इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा। 254 कितना होगा, नेचुरल नंबर होगा 254 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अगर आपको सीखना है तो इसी चैनल में आपको मिल जाएगा कि अंडर रूट कैसे निकाला जाता है, फाइंड आउट कैसे किया जाता है। इम्परफेक्ट स्क्वायर का भी ये अंदाजा है, ये करेक्ट नहीं होता, याद रखना। 273 जो निकाला हूं ना वो करेक्ट जो है इसी का नहीं है। जैसे हमने क्या किया कि भाई दिया हमको 372 है लेकिन 19 के आसपास, तो ये भी 273 के आसपास की वैल्यू है, करेक्ट वो आंसर नहीं है। तो हम आसपास की वैल्यू को निकाल देंगे क्योंकि परफेक्ट चीजें नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा 254 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या, सवाल आपको समझ में आया क्या। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अगला सवाल। चलो यहाँ पर यहीं पर छोड़ते हैं क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबा जा रहा है, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे इसके आगे की कहानी, आज हम यहीं पर छोड़ते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम लोग कल, ठीक, बाय।